नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। स्वागत करते हैं देवभूमि समाचार में। बुलेटिन के करते हैं शुरुआत। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जलागम प्रबंधन निदेशालय में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। बैठक में सीएम धामी ने संचालित और प्रस्तावित परियोजनाओं के बारे में उच्च अधिकारियों से जानकारी ली और जल्द से जल्द संचालित परियोजनाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए। देहरादून सीएम धामी ने जलगम निदेशालय में बैठक की है। वही खबर देहरादून से आ रही है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से लोक गीतकार नरेंद्र सिंह नेगी ने मुलाकात की है। नरेंद्र सिंह नेगी ने सीएम आवास पहुंचकर सीएम से शिष्टाचार मुलाकात की है। तो नरेंद्र सिंह नेगी ने शिष्टाचार मुलाकात की है सीएम धामी से। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से लोक गीतकार नरेंद्र सिंह नेगी ने सीएम धामी से मुलाकात की है। खबरों बढ़ते आगे। देहरादून में सचिवालय संघ के पदाधिकारियों ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की, जिसमें सचिवालय कर्मचारियों की समस्याओं के बारे में सीएम धामी को बताया गया। इस मौके पर सचिवालय संघ के अध्यक्ष सुनील लखेड़ा समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। खबरों बढ़ते आगे। खबर नई दिल्ली से आ रही है, जहां हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पीएम मोदी से मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान उत्तराखंड की संस्कृति और सरकारों पर चर्चा भी की गई है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने श्री बद्री केदार धाम पर बना मफलर और पिरूल से बनी सामग्री प्रधानमंत्री मोदी को उपहार के तौर पर दी। इस दौरान इको फ्रेंडली और दोबारा इस्तेमाल हो सकने वाले योग्य कारतूस के विषय में प्रधानमंत्री से विस्तार पूर्वक जानकारी भी ली। बुलेटिन बढ़ते आगे। खबर देहरादून से आ रही है, जहां आज दिल्ली में उत्तराखंड कांग्रेस की अहम बैठक हुई। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा की अध्यक्षता में इस बैठक को किया गया है। उत्तराखंड में आगामी केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव और निकाय चुनाव को लेकर मंथन किया गया। वहीं कांग्रेस की बैठक पर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर का कहना है कि कांग्रेस को दिल्ली में बैठक करे। बीजेपी की तैयारी उत्तराखंड में है। नवीन ठाकुर ने कहा कि उत्तराखंड की जनता जानती है कि उसको किसे चुनना है। उत्तराखंड की जनता ने बीजेपी को जिताया है और इस बार भी बीजेपी को ही जिताएगी। देखिए, उनको दिल्ली में बैठक करने दीजिए। हमारी तैयारी उत्तराखंड में है और उत्तराखंड की जनता जानती है किसे चुनना है। उत्तराखंड की जनता ने 2014 के बाद लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड में, चाहे निकाय के चुनाव रहे हो, चाहे विधानसभा के चुनाव रहे हो, चाहे लोकसभा के चुनाव रहे हो, भारतीय जनता पार्टी को अपना प्यार, समर्थन और आशीर्वाद दिया है और अगले निकाय चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को ही इस प्रदेश की जनता अपना आशीर्वाद देने वाली। बुलेटिन बढ़ते आगे। उत्तराखंड में विधानसभा का मॉनसून सत्र 21 अगस्त से शुरू होने जा रहा है, लेकिन सत्र की अवधि को लेकर विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाए हैं कि सरकार विपक्ष के सवालों से बचना चाहती है, इसलिए सत्र को मात्र 3 दिन का रखा गया है। जिसके जवाब में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कहा है कि क्योंकि सत्र करदाता के पैसे से चलता है और यदि बिजनेस होता तो सत्र की अवधि बढ़ाई जाती, लेकिन यदि बिजनेस नहीं होता है तो सत्र की अवधि बढ़ाना जनता के साथ खिलवाड़ होगा। देखिए, मैं आपसे 2 चीजें कहना चाहूंगी। हर मुद्दों को, हर चीज को पॉलिटिकल रूप में ना देखा जाए। सत्र लंबा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ये निर्णय बिजनेस पर होता है। अगर बिजनेस है तो सत्र लंबा होगा। आप भी जानते हैं और हमारी सब जो जनता है वो भी जानती है कि जब सत्र चलता है तो टैक्स पेयर के पैसे से चलता है, उसमें पैसे लगते हैं, ऐसे ही नहीं चलता है सत्र। और टैक्स पेयर का पैसा लगाया जाए क्योंकि हम चाहते हैं कि ये 8 दिन चले। बिजनेस अगर होगा तो 8 दिन क्या, 8 महीने चले। वहीं प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र अब सौर ऊर्जा से रोशन होंगे। इन क्षेत्रों में 75 विकासकर्ताओं को 54.9 मेगावाट क्षमता की परियोजनाएं
आवंटित की जाएगी। इन परियोजनाओं से विकासकर्ता न्यूनतम 3 रुपए और अधिकतम 4.19 रुपए की दर से बिजली उत्पादित कर सकेंगे। मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने पर्वतीय क्षेत्रों में सोलर पावर प्लांट से उत्पादित बिजली की निकासी को ग्रिड लाइनों का नेटवर्क बनाने और ट्रांसफार्मर की व्यवस्था पर होने वाले खर्च की रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया है। ऊर्जा निगम को यह निर्देश दिया गया, इससे भविष्य में पर्वतीय क्षेत्रों में और सौर ऊर्जा परियोजनाओं स्थापित करने के संबंध में निर्णय लिया जा सकेगा। बुलेटिन बढ़ते आगे। हाईकोर्ट ने उत्तरकाशी के दयारा बुग्याल में 15-16 अगस्त को होने वाले बटर फेस्टिवल में 1,500 लोगों के जाने की अनुमति दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सरकार एक साथ 1,500 लोगों को भोजन के बजाय 200 के हिसाब से भेजे और उनके आने जाने का समय भी निर्धारित कर सके। व्यवस्थाएं बनाए रखने को वन विभाग व पुलिस के कर्मचारी तैनात किए जाएंगे। साथ ही फेस्टिवल समाप्त होने के बाद सफाई करके उसकी फोटो कोर्ट में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। हाईकोर्ट ने 2018 में एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को बुग्यालों को संरक्षित करने को लेकर दिशा निर्देश जारी किए थे। कोर्ट ने बुग्यालों में 200 से अधिक लोगों की आवाजाही, रात्रि में ठहरने व पक्के निर्माण सहित अन्य व्यावसायिक गतिविधियों पर भी रोक लगा दी थी। उत्तरकाशी जिले के 42 किलोमीटर क्षेत्र में फैले 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित दयारा बुग्याल में मक्खन की होली को अढूडी उत्सव भी कहा जाता है। बुलेटिन बढ़ते आगे। खबर हरिद्वार से है, जहां बांग्लादेश में तख्ता पलट और पूर्व पीएम शेख हसीना के भारत आने के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं के मंदिरों और हिंदुओं के साथ हो रहे व्यवहार पर विश्व हिंदू परिषद ने गहरी चिंता व्यक्त की है। साथ ही विश्व हिंदू परिषद ने सरकार से प्रभावी कदम उठाने की मांग भी की है। प्रेस क्लब में पत्रकारों से बातचीत करते हुए विश्व हिंदू परिषद उत्तराखंड के प्रांत अध्यक्ष रविदेव आनंद ने कहा कि पड़ोसी देश बांग्लादेश हिंसा और अराजकता से ग्रस्त है। ये मांग है कि जो बांग्लादेश में सत्ता पलट हुई है, इसका वहाँ के हिंदुओं से कोई भी संबंध ना होने के बावजूद उन लोगों को, वहाँ के हिंदुओं को टारगेट किया गया, उनकी हत्याएं की गई और उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई व उनकी संपत्ति को आग लगाई गई। हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया, उनकी मूर्तियों को तोड़ा गया और वहाँ के एस्कॉन, जो वहाँ की एक हिंदू संस्था है, उन्होंने कोरोना काल में और अन्य समय में भी वहाँ के 1 लाख, 1.25 लाख लोगों को प्रतिदिन भोजन कराया, उनको भी उन्होंने छोड़ा नहीं। तो हमारा ये आपके माध्यम से ये भारत की सरकार को ये आग्रह है कि वहाँ के हिंदुओं की सुरक्षा की जाए और मेरे विश्व के जो मानवाधिकार के जो अनेक संगठन खड़े हैं, उनको चाहिए कि आगे आकर वहाँ के हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करे, उनकी माल जान संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कोई कार्रवाई करे। वहीं धामी सरकार का केदारनाथ में बेहतर आपदा प्रबंधन एक अच्छा उदाहरण बना, जो कि हजारों श्रद्धालुओं के लिए एक लाइफलाइन बन गया है। जिस तरह से सीएम धामी ने आपदा प्रभावितों को सुरक्षित किया, उससे हर तरफ सीएम धामी की तारीफ हो रही है। वहीं प्रभावितों को सीएम ने भरोसा भी दिलाया है कि इस मुश्किल की घड़ी में सरकार उनके साथ खड़ी है। आपदा की घड़ी में सीएम धामी ने पीड़ितों के आंसू पोंछे।
बुलेटिन बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड केदारनाथ में 31 जुलाई को आई आपदा में हजारों लोग केदारनाथ धाम और पैदल मार्ग पर जगह जगह फंस गए थे, जिनको निकालने के लिए पूरा सिस्टम 6 दिनों तक जुटा रहा। वहीं अब इसको लेकर राजनीति तेज होती जा रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बीजेपी सरकार को घेरते हुए कहा कि देश की सत्ता संभालने वाले खुद को भगवान समझकर मंदिरों की पुरानी परंपराओं को बदल रहे हैं, जिसका प्रकोप जनता को झेलना पड़ रहा। वहीं कांग्रेस के वार पर पलटवार करते हुए कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि कांग्रेस ने अपनी धार्मिक यात्रा को राजनीतिक रूप दिया है, जिसे भगवान केदारनाथ का प्रकोप झेलना पड़ा और यात्रा स्थगित हो गई है। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में बढ़ते हैं आगे। खबर हल्द्वानी से आ रही है, जहां रामनगर देहरादून स्टेट हाईवे को जल्द से जल्द ठीक करने के निर्देश के बाद पीडब्ल्यूडी युद्ध स्तर पर कार्य करने में जुटा हुआ है। बीते दिनों भारी बारिश की वजह से नाले आने के चलते चकलुआ में तीसरी बार पुल के आसपास का हिस्सा बह गया था, जिससे आवाजाही पूरी तरह बंद हो गई थी। फिलहाल हल्द्वानी से रामनगर के लिए ट्रैफिक डाइवर्ट किए गए हैं। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता अशोक चौधरी ने बताया कि तेजी के साथ काम किए जा रहे हैं। उम्मीद जताई गई है कि 12 से 13 अगस्त तक के बीच में रास्ता खोल दिया जाएगा। जुलाई को भारी अतिवृष्टि हुई थी, जिसके कारण जो हमारी 3 मीटर स्पान की पुलिया थी चकलुआ पे, वो बह गई और वहाँ पर सारे ऑप्शन फेल थे। तो हम लोगों ने वैली ब्रिज 100 फीट का उसके लिए प्रस्तावित किया है। उस पर ना हमारा काम अभी बहुत तेजी से चल रहा है। उसमें हम लोग करीब 60% इरेक्शन हम कर चुके हैं। दिन रात वहाँ पर काम चल रहा है और हमारे जिलाधिकारी महोदय द्वारा, कमिश्नर सर द्वारा भी निर्देशित किया गया कि दिन रात काम किया जाए। हमारा सिविल का जो कंस्ट्रक्शन का काम है, पेडेस्टल कास्टिंग का, वो कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा यातायात सुगम रहे उसके लिए उसके डाउन स्ट्रीम में एक डाइवर्जन बना हुआ है और वहाँ पे भी हमारी जेसीबी 24 घंटे तैनात है। थोड़ा पानी जब तेज होता है तो उसी समय यातायात बाधित होता है और बाकी समय पर लगातार वहाँ पर यातायात हमारा सुचारू है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा बसों का संचालन अभी नहीं हो रहा है, परंतु जो छोटे वाहन हैं और बाकी चीजें हैं वो सभी सुचारू रूप से चले। बुलेटिन बढ़ते आगे। देवभूमि उत्तराखंड में आई दैवीय आपदा से राज्य को भारी नुकसान हुआ। जगह जगह भूस्खलन से राज्य की 180 से ज्यादा सड़कें बंद हो गई है, तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश में धार्मिक यात्रा और पर्यटन पर इसका बुरा प्रभाव भी पड़ा है। 31 जुलाई को केदारनाथ में हुई अतिवृष्टि के बाद जगह जगह हजारों लोग फंसे हुए थे, जिन्हें निकालने की कोशिश लगातार जारी है। सीएम धामी लगातार अधिकारियों से अपडेट भी ले रहे हैं, लेकिन प्रदेश में आई इस आपदा को लेकर लगातार सियासत गरमाई हुई है और अब कांग्रेस ने 5000 करोड़ आर्थिक मदद की मांग उठाई है। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस शायद 2013 वाली जो आपदा है उसको शायद देख रही होगी अपने चश्मे से, क्योंकि कांग्रेस का जो चश्मा है बहुत ही ज्यादा मैला हो चुका है। भ्रष्टाचार से लिप्त कांग्रेस अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर सवाल उठाती है तो मुझे लगता है कि पूरे प्रदेश की जनता ये जानती है कि धामी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से हमारा रेस्क्यू हुआ है, जिस तरीके से लोगों को निकालने का काम एकदम तुरंत किया गया है। 5 दिन के बाद केदारनाथ में 2013 में वहां पर हमारा शासन प्रशासन इनका कांग्रेस का पहुंचा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का शासन प्रशासन तुरंत वहां पर पहुंचकर लोगों की जान माल की सुरक्षा करने का काम भी किया और सुरक्षित जगह पे यात्रियों को निकालने का काम भी किया। तो मुझे लगता है कि धामी जी की जो सरकार है वो बहुत बेहतर काम कर रही है और हम धन्यवाद भी करते हैं धामी जी का कि जिन्होंने बहुत जल्दी सभी को निकालने का काम किया, वहां पर खाद्य सामग्री से लेके पानी तक लोगों को पहुंचाने का काम किया। और अब दूसरा जो हमारी प्राथमिकता है वह है वहां पर सड़क को दुरुस्त करने की और यात्रा को सुचारू रूप से एक बार फिर चलाने की। निश्चित रूप से देखिए, दैवीय आपदा से इस प्रदेश को लगभग हमारे अनुसार 5000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ। 500 से ज्यादा सड़कें आज भी बंद पड़ी हैं। विद्यालयों के भवन गिर गए हैं, जीआईसी हैं, प्राथमिक विद्यालय हैं, जूनियर हाई स्कूल हैं, तमाम जगह जगह पर बिजली की लाइनें ध्वस्त हो गई हैं, पेयजल लाइनें
अस्त व्यस्त हैं, सारी उखड़ गई हैं, जगह जगह दैवीय आपदा से नुकसान हुआ है। तो इसमें मुख्यमंत्री जी को एक गहन सर्वे कराना चाहिए, सारे जनपदों से रिपोर्ट लेनी चाहिए और उस रिपोर्ट के आधार पर केंद्र से डिमांड करनी चाहिए। वैसे भी केंद्र सरकार को प्रति वर्ष हमको दैवीय आपदा के लिए अलग फंड देना चाहिए, बजट में इसका एलोकेशन होना चाहिए। और आज तो हमारे हिसाब से 5,000 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हुआ है और केंद्र सरकार को कम से कम 5,000 करोड़ की अंतरिम सहायता दैवीय आपदा से निपटने के लिए हमको मिलनी चाहिए। खबरों में बढ़ते आगे, पिथौरागढ़ में धाराचूला में मनुष्यारी क्षेत्र की बंगापानी तहसील में बीते दिनों बारिश की वजह से काफी नुकसान हुआ, जिसको देखते हुए आपदा प्रभावित क्षेत्रों का एसडीएम ने दौरा भी किया और प्रभावित परिवारों से मिलकर हालचाल जाना। और जिन लोगों के घरों में मलबा आने से परेशानी हो रही है, उन परिवारों को तुरंत सहायता राशि का चेक भी बांटा है। वहीं फसल क्षति का भी चेक प्रभावित परिवारों को बांटा गया है। साथ ही एसडीएम ने क्षेत्र में हुए नुकसान का आंकलन करने के लिए जल्द भू वैज्ञानिक द्वारा निरीक्षण की कार्रवाई किए जाने का भी आश्वासन दिया। खबरों में बढ़ते आगे, उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि राज्य के सभी जनपदों में भारी बारिश का पूर्वानुमान है। 10 अगस्त तक प्रदेश के अधिकांश जनपदों में भारी बारिश की संभावना है। 8 अगस्त यानी आज के बाद कई जिलों में बारिश और भी बढ़ सकती है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, चमोली, नैनीताल, पौड़ी, टिहरी में भारी बारिश की आशंका बनी हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया है कि बीते 24 घंटे में मानसून सक्रिय नजर आ सकता है। उधम सिंह नगर और बागेश्वर के अधिकांश इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। वहीं चंपावत के कुछ क्षेत्रों में भी भारी बारिश हुई है। बुधवार को उत्तरकाशी, देहरादून और नैनीताल के कुछ क्षेत्र में मध्यम से हल्की वर्षा हुई है। बुधवार से लेकर सप्ताह के आखिरी तक प्रदेश में अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है, तो भारी बारिश की चेतावनी फिर से दी गई है। बुलेटिन बढ़ते आगे, खबर कोटद्वार से है, जहां पर्यावरण की रक्षा के लिए जिला जज के साथ साथ कोर्ट के सभी जजों ने स्कूली बच्चों और आम नागरिकों के बीच बॉल देते हुए पर्यावरण बचाने की अपील की है। कोटद्वार कोर्ट परिसर में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे जिला जज ने बदलते पर्यावरण को लेकर गंभीर चिंता भी जाहिर की। साथ ही उन्होंने कहा कि पर्यावरण को संतुलित बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने की जरूरत है। इस दौरान कोर्ट के तमाम अधिवक्ता इस कार्यक्रम में मौजूद नजर आए। जिला जज द्वारा किया गया और जिला जज द्वारा ये संदेश दिया गया कि यदि पर्यावरण को बचाना है तो अधिक से अधिक पौधारोपण करना पड़ेगा। और इसमें सीड बॉलों का वितरण किया गया, जिसमें काफ़ी आम लोगों ने भागीदारी करी, आम अधिवक्ताओं ने भागीदारी करी और सीड बॉल का वितरण हुआ। और ये संदेश जिला जज द्वारा दिया गया कि यदि पर्यावरण को बचाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा पौधारोपण करना होगा। और जो ये भूस्खलन, बाढ़ वगैरह ये सब आने का कारण वृक्षारोपण ना करना है, तो उन्होंने ये संदेश दिया कि पूरे विश्व में जो पर्यावरण की जो समस्या बनी हुई है वो वृक्षारोपण ना करने से बनी है। तो इस माध्यम से, इस पर्यावरण के सम्मेलन के माध्यम से आम लोगों को संदेश दिया और उन्होंने सीड बॉल का वितरण किया। बुलेटिन बढ़ते आगे, खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश में कुछ शराब की फैक्ट्री को प्रतिबंधित किया गया है, जिसके चलते उनके ब्रांड को भी प्रतिबंधित किया गया है, जिस पर आबकारी विभाग कार्रवाई करता हुआ नजर आया। आज आबकारी विभाग ने लगभग 1500 पेटी शराब की नष्ट की है, जिसकी कीमत लाखों में बताई जा रही है। आबकारी अधिकारी शिव प्रसाद ने बताया कि जो कंपनियां उत्तराखंड में प्रतिबंधित हो चुकी है, उन कंपनियों की जो शराब बेची जा रही है, जो बची हुई थी, उसे नष्ट किया जा रहा है और आज 1500 पेटी नष्ट की गई है। आगे भी इसी तरीके से जो शराब प्रतिबंध हो चुकी है उसे नष्ट किया जाएगा।
वहीं खबर देहरादून से आ रही है, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को राजपुरा में अवैध इंटरनेशनल कॉल सेंटर के चलाए जाने की खबर मिली। कॉल सेंटर के माध्यम से विदेशी लोगों को कॉल कर उनसे ठगी किए जाने की भी जानकारी मिली है, जिसके बाद दो टीमों ने देर रात सेंटर पर दबिश दी तो मौके पर बड़े हॉल में कई युवक युवतियों द्वारा कॉल अटेंड की जा रही थी, जो स्वयं को अंतर्राष्ट्रीय एंटी हैकिंग विभाग के प्रतिनिधि बताकर बात कर रहे थे। पुलिस ने मौके से 8 लोगों को हिरासत में लिया है। पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि उनके द्वारा फर्जी कॉल सेंटर चलाया जा रहा है, जिसमें वे लोग यूएसए और कनाडा के लोगों को टारगेट करते हैं। एक गोपनीय सूचना के आधार पर पुलिस टीम द्वारा जो आईटी पार्क क्षेत्र में ग्लोबल टेक एनर्जी सोल्यूशन करके कंपनी थी, वहां पर कल रात्रि इसमें रेड की गई थी और ये सूचना थी कि वहां पर एक फर्जी कॉल सेंटर बड़े पैमाने पर ऑपरेट हो रहा है। और जब वहां पर पुलिस द्वारा टीम सर्च किया गया तो वहां 58 लोग वहां पर वर्क पाए गए जो लैपटॉप और डेस्कटॉप पे काम कर रहे थे। जब सभी के डेस्कटॉप और लैपटॉप को चेक किया गया तो पाया गया कि उनके द्वारा एक एंटी सिस्टम हैकिंग करके एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से एक पॉपअप भेजा जा रहा था, जो इनके अमेरिका में यूएस में बैठे कुछ और लोग कनेक्शन में थे, उनको ये फॉरवर्ड हो रहा था और उसके द्वारा वहां पर जो अमेरिकन और कनाडियन सिटीजन्स हैं उनके जो लैपटॉप और डेस्कटॉप पर वायरस आ गया या उनका सिस्टम हैक हो गया, उसको ठीक करने के लिए उस पर पॉपअप भेजा जा रहा था और जो भी ट्रांजैक्शंस के पेमेंट हो रहे थे वो डॉलर्स में वहां अंकित करके अलग से मेंटेन हो रहा था। क्योंकि प्रथम दृष्टया जो टीम गई वहां पर टेक्निकल टीम द्वारा जब सभी डेटा देख लिया गया तो ये पूरी पुष्टि हुई कि ये फर्जी कॉल सेंटर इस तरह से यहाँ से जैसे पूर्व में ऑपरेट होते थे इस तरह का यहाँ पर पाया गया। और इसमें उन 58 के अलावा 8 लोग ऐसे मिले जो विभिन्न प्रांतों के थे, जो अलग अलग कैपेसिटी में उसको वर्क कर रहे थे, जैसे आप कहेंगे डेस्क हेड कहेंगे या मैनेजर कहेंगे, जो डायरेक्टली इस पूरे सिस्टम को ऑपरेट कर रहे थे। ये 8 लोग अलग अलग प्रांतों के गुजरात, बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार के थे। और तो कहीं ना कहीं से पूछताछ में पता चला कि ये इंटरस्टेट गैंग इस तरह का बना हुआ था और ये वही, और जो 58 लोग थे वो भी इन्हीं प्रांतों से, गुजरात, नॉर्थ ईस्ट और कुछ उत्तराखंड के भी बच्चे थे इसमें, और इस तरह के लोग को वहां पर एम्प्लॉय करके लालच देकर इसमें काम चल रहा था। देवभूमि समाचार में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।